Next question. A particle executes simple harmonic motion of time period t. Find the time taken by the particle to go directly from mean position to half the amplitude. हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है ये एग्जाम्पल, फिर भी मैं वापस करके देता हूँ. इज नथिंग बिकॉज यू नो आपको सिर्फ बोला है x इक्वल टू a बाई टू हाफ द एम्पलीट्यूड, और आपको पता है अगर मीन से स्टार्ट हो रहा है तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो a बाई टू इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा. ओमेगा एज यू नो इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और ये t ए कैंसल, हाफ वैल्यू साइन की आती है पाई बाय 6 पे, तो साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू टी. साइन साइन गया तो यू विल हैव पाई बाय 6 इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी. ये भी गया तो यू हैव टी इक्वल टू कैपिटल टी बाय 12. So we have already done this 4 times now, so I will not let you write this. Let's move to next question. Two simple harmonic motions of angular frequency 100 and 1000 radians per second have the same displacement amplitude. Same displacement amplitude मतलब a1 a2 की वैल्यू सेम है. It's not x1 and x2 which are same. Look at the word same displacement amplitude. So what is same is amplitude, not displacement x1 and x2. तो x1 और x2 की बात नहीं है, a1 and a2 are same. Ratio of maximum acceleration, ratio of their maximum acceleration. You know acceleration, maximum acceleration is equal to a omega square. तो a max acceleration maximum is a omega square, right? सिर्फ a की प्लस माइनस a, प्लस माइनस a, लेकिन we will write down only plus value a omega square, and a omega is maximum velocity. तो अब इनको रेशो a1 और a2 का पूछा है, तो a1 by a2 maximum it is a1 omega 1 square upon a2 omega 2 square, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम बोले हैं. डन, खत्म. क्या है ये? नथिंग. दिस इज ओमेगा 1 by ओमेगा 2 का स्क्वायर. व्हाट इज ओमेगा 1 दिया है? 100 by 1000 कैंसल एंड कैंसल, इसका स्क्वायर 1 by 10 का स्क्वायर 1 upon 10 स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बी. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. The average acceleration of a particle performing SHM over one complete oscillation is 0. हमने ऑलरेडी एवरेज वैल्यूज देखी है, मैंने आपको तभी बता दिया था. इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर डजंट मैटर. जब आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को प्लॉट करते हो, तो if I am plotting displacement, if I am plotting velocity v, और if I am plotting acceleration a, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे या तो आप टाइम प्लॉट करोगे, टाइम मतलब 0, t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल T, या फिर ओमेगा t which is phase. मतलब यू कैन प्लॉट टू थिंग्स, एक तो टाइम या ओमेगा इनटू टाइम. तो अगर आप ओमेगा टी कर रहे हो तो ये आएगा 0, फिर एक वैल्यू पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई. टाइम प्लॉट कर रहे हो तो 0 t/4, मतलब आपको पता है मीन से एक्सट्रीम पे गया पार्टिकल, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया, 2 times of t/4. Imagination is very important if you want to understand physics. मीन से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, 5/2 एंगल कवर किया, टाइम कितना लगा? t/4. वापस मीन पे आया, t/4 प्लस t/4, 2 t/4 t/2. तो दिस इज t/2 और एंगल इज पाई. फिर वापस यहाँ पे आया π/2 और π/2, 3π/2 3π/2. टाइम इज t/4 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 3t/4.
तो 3t/4। फिर वापस यहाँ पे गया 2 पाई एंगल या फिर टोटल एक ऑसिलेशन कंप्लीट तो टाइम पीरियड t। गुड गुड। तो यू नो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर आप करोगे तो ये आता है साइन वेव। क्यों साइन वेव? क्योंकि x इक्वल टू a sin ओमेगा t, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, इसलिए साइन वेव। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साइन का एवरेज या कोसाइन का एवरेज ओवर वन पीरियड इज 0। साइन स्क्वायर का नहीं, कोसाइन स्क्वायर का नहीं, ओनली साइन। तो x इक्वल टू साइन, तो x डिस्प्लेसमेंट इज a sin ओमेगा t। ये a है और यहाँ पे नीचे है माइनस a। वेलोसिटी की जब बात करोगे तो इसका डेरिवेटिव मतलब a ओमेगा कॉस ओमेगा t। डिस्प्लेसमेंट साइन है तो वेलोसिटी कॉस आएगा। कॉस मतलब जब साइन 0 तो कॉस मैक्सिमम, ये जाएगा कुछ ऐसा। तो यू नीड टू चेक। ओके, तो इफ यू वांट टू प्लॉट, रेफरेंस लाइन डाल दो। रेफरेंस लाइंस आर रियली इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो रेफरेंस लाइंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। एक रेफरेंस लाइन, ये दूसरा रेफरेंस लाइन, ये तीसरा रेफरेंस लाइन, and then fourth reference line. Done. So now you should know. Simple. Okay. तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो ये पता होना चाहिए, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होता है। तो यू शुड नो दिस। तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा कुछ आएगा। ये कोसाइन वेव, तो ड्रॉ कर लेना पूरा। अब वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन। ये कोसाइन है, कोसाइन है तो ये आएगा v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t, क्योंकि डेरिवेटिव लोगे x का। और वापस एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। इन्वर्टेड साइन वेव, इन्वर्टेड साइन वेव मतलब ऐसा कुछ आएगा, राइट। तो साइन हो कोसाइन हो, ओवर वन पीरियड एवरेज इज 0, तो सबका एवरेज 0। तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी आपको, यू जस्ट नीड टू मार्क इट, बट वाज जस्ट फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं पता होना चाहिए। डन। और बाय द वे, व्हाट अबाउट फेज डिफरेंस? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी π/2, क्योंकि एक साइन एक कोसाइन, साइन और कोसाइन में फेज डिफरेंस होता है π/2 का। अगर नहीं होता तो फिर साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा को cos थीटा नहीं लिखते, राइट? लिखते हो ना, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या लिखते हो? cos थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? π/2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन π/2 माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। इन दोनों में π/2, इन दोनों में π/2, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई। गुड, डन। And you don't really need all this because we have done this many times. Next question, ये भी हमने किया है। सिर्फ वहां पे था, if I'm not wrong, kinetic energy था, in terms of kinetic energy था वहां पे। You don't remember? No issues, वापस कर लेंगे। U is potential energy, वहां पे E is potential energy ऐसा बोला था। That is the only difference. यहाँ पे क्या बोला है? U is potential energy of an oscillating particle and F is the force acting on it at a given instant. Which of the following is correct? एक आपके पास पार्टिकल है, ये उसका मीन पोजीशन है x, सॉरी 0, मीन इज 0 एट एनी इंस्टेंट। मान लो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है x, यू नो कि इस इंस्टेंट पे x डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 kx स्क्वायर। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी इंस्टेंट पे फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन एंड फोर्स इज माइनस kx, राइट। आपको बोला है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, इस 2 को यहां लाओ,
तो 2u इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। एक काम करो, 2u इक्वल टू के एक्स को अलग करो और एक एक्स को अलग कर दो। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एफ इज माइनस के एक्स। इसका मतलब ये एफ इज माइनस के एक्स का मतलब ये होता है कि के एक्स इज माइनस एक्स। तो फ्रॉम हियर यू कैन से के एक्स इक्वल टू माइनस एफ। तो ये आप लिख सकते हो 2u इक्वल टू माइनस एफ एक्स, राइट। इसका मतलब व्हाट इज दिस, अरे 2u बाई एफ इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस को यहां पे लाओ, तो 2u बाई एफ प्लस एक्स इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी, डन। We are solving this for the second time. Next question. If a simple pendulum oscillates with an amplitude of 50 mm and time period of 2 seconds, then its maximum velocity is simple है, very simple। amplitude कितना दिया है 50 mm, मतलब 50 into 10 power minus 3 मीटर, मतलब 5 into 10 power minus 2 मीटर। टाइम पीरियड कितना दिया है आपको 2 सेकेंड। क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब v max which is a ओमेगा which is a 2 pi by टाइम पीरियड, क्योंकि आपको पता है ओमेगा इज 2 pi by टाइम पीरियड। a की वैल्यू आपके पास है 5 into 10 power minus 2, 2 pi by टाइम पीरियड इज 2, करेक्ट। सो कैंसल एंड कैंसल, गुड। This is 5 pi into 10 power minus 2 मीटर पर सेकेंड। 5 pi रह गया, तो पाई को भी लिख लेंगे यहाँ पे 5 pi। How do you solve this? This is simple. Pi is 3 point something. 5 into 3 is 15. 15 into 10 power minus 2 मतलब 0.15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The periodic time of a particle doing simple harmonic motion is 4 seconds. The time taken by it to go from its mean position to half the amplitude. अब इसको हम orally solve करेंगे। Time taken to go from mean to half of maximum, मतलब अभी अभी आपने देखा it is directly t by 12 किया ना solve। What is t? 4. What is 4 by 12? 1 by 3. Done. So this question should be done orally now. So now onwards, remember, time taken by the particle starting from mean to go from mean to half the amplitude is t by 12. Time period 4 seconds to 4 by 12. Time period 3 seconds to 3 by 12. And that's how you solve this. Good. Next question. The potential energy of simple harmonic oscillator when the particle is halfway to its end point. Halfway to its end point मतलब x equal to a by 2, right? Good. अगर ऐसा पता है तो आंसर भी पता है। कैसे? You know, क्या पूछा आपको, पोटेंशियल एनर्जी, और E क्या है, टोटल एनर्जी। तो why I am saying that you know this, because there are reasons, because I have given you shortcut formulas. पहले पूरा करके दिखाता हूं, फिर शॉर्टकट की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज हाफ के, राइट। के आपको पता है टोटल एनर्जी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है, ए बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 4, करेक्ट। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1 by 4 बाहर रखा और हाफ के ए स्क्वायर अंदर रखा। रिमेंबर, सिर्फ 4 को और 2 को इंटरचेंज करो, राइट। व्हाट इज दिस, टोटल एनर्जी, तो E बाय 4, ऑप्शन नंबर ए। और अदरवाइज अगर आपको याद होगा, मैंने आपको रेशियोज बताए थे, पोटेंशियल टू टोटल, काइनेटिक टू टोटल। अगर आपको याद होगा तो पोटेंशियल टू टोटल वाज x बाय a का स्क्वायर, राइट। व्हाट इज x बाय a,
अरे x बाय ए 1/2, तो ये सीधा सीधा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। इसके लिए मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया E/4, राइट। तो यू नीड टू रिमेंबर पोटेंशियल बाय टोटल इज x बाय ए स्क्वायर, पोटेंशियल बाय टोटल, एंड काइनेटिक बाय टोटल इज 1 माइनस x बाय ए का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। अगेन जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, ये ना 1 माइनस करने के चक्कर में मत जाओ। काइनेटिक बाय टोटल पूछा होगा तो पोटेंशियल बाय टोटल निकालो। क्यों? व्हाट इज पोटेंशियल बाय टोटल? 1/4। मैंने बताया था आपको कि अल्टीमेटली पोटेंशियल बाय टोटल और काइनेटिक बाय टोटल इसका होता है 1। अरे 1, अगर 1 में से 1/4 इसके पास है तो 3/4 क्या होगा? काइनेटिक। तो ऐसा सॉल्व करना, डन। तो दिस इज मेथड नंबर 2 विच इज सिंपल। मेथड नंबर 1 तो पता ही है, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड। So this is how you can solve this. Done. Next question. In SHM, the restoring force is minus kx, where k is force constant, x is displacement, a is amplitude of the motion, the total energy depends on. Joke. Total energy depends on option number C. What kind of questions they are asking? I don't know. Simple. CET 2007. Next question, joke. The displacement equation of a simple harmonic oscillator is given by a sin omega t minus b cos omega। मैंने बताया था ये SHM है, ये भी SHM है, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी SHM होगा, प्रोवाइडेड दोनों में फ्रीक्वेंसी हो सेम। तो SHM है, तो इसका SHM का फ्रीक्वेंसी होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला क्वेश्चन, two particles execute SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line. If they pass one another when going in opposite direction, each time their displacement is half of their amplitude, the phase difference is। ये भी सॉल्व किया हमने, ये सॉल्व दिस। नहीं याद होगा तो याद दिखा देता तुम। So how do you remember? Because you have to be attentive। इजी है। क्या बोला है? You have two particles, दो particles है। Let me take two particles then। You have two particles here, दो particle, okay, and they are executing SHM of same amplitude and frequency। मतलब दोनों का time period, frequency same है, amplitude same है, and same path है। If they pass one another when going in opposite direction, अगर ये यहाँ जा रहा है तो ये उस डायरेक्शन में आ रहा है, they pass one another and each time this thing happens is, ये कब होगा? This happens only at half the amplitude। मतलब ये हमेशा, ये अगर मीन है तो x इक्वल टू a/2 पे ऐसा होगा, राइट। मैंने दो मेथड बताए थे, एक मैंने बताया था पूरा सॉल्व करके, दूसरा मैंने बताया था कि एक अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, दूसरा नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री के ऊपर ही होगा। लुक, π/3 इज 60, π/4 इज 45, π/6 इज 30। एक ही ऑप्शन है 2π/3 which is greater than 90, ऑप्शन नंबर डी। So they cross each other when moving in opposite direction. It is possible only when they are having phase difference of greater than 90, मतलब greater than π/2। Okay, mathematically भी solve कर सकते हो, but we have already done this। So those who do not remember, go through previous lectures। हमने पूरा मैथमेटिक्स से सॉल्व किया है by using equations। मैं आपको हिंट देता हूँ what we have done। हमने x इक्वल टू a sin ओमेगा t पहले का इक्वेशन लिया था, पहले का, फर्स्ट का, राइट। और दिस इज a/2 एंड a एंड साइन ऑफ ओमेगा t, यहां से आपको मिल जाएगा साइन ओमेगा t। अब बेसिकली फ्रॉम हियर साइन ओमेगा t इज हाफ, हाफ कब आता है? हाफ वैल्यू कब आता है? π/6। तो यहां से आपको मिल गया साइन ऑफ π/6 इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t, राइट। गुड। Then you have omega t equal to
π/6। और आपके पास अगर साइन की वैल्यू हाफ है तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो कॉस ओमेगा टी विल बी √3/2। करेक्ट? राइट? यहां तक क्लियर? ये अभी तक पहले ही पार्टिकल की बात हुई है, दूसरे पार्टिकल की बात करना बाकी है। दूसरे पार्टिकल के लिए आप बोलोगे x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फेज डिफरेंस फाइ। यही तो फाइंड करना है। अगर यहां पे भी लिख दिया ओमेगा टी, खत्म। मतलब आप बोल रहे दोनों साथ साथ जा रहे हैं। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, बोथ आर मूविंग टुगेदर। आर दे मूविंग टुगेदर? नो। तो फेज डिफरेंस चाहिए, वही तो फाइंड करना है। अगर फाइ लिखोगे नहीं तो फाइंड क्या कर रहे हो? राइट डाउन फाइ। कब होगा ये भी? a/2 पे ही होगा। बोथ आर मूविंग क्रॉसिंग ईच अदर। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ, कैंसिल कैंसिल। हाफ इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। फिर यहां आप बोलोगे हाफ इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइ प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइ। करेक्ट? क्लियर? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी पता है आपको? पता है। हाफ, दिस इज हाफ। अरे हाफ अभी फाइंड किया था। हाफ कॉस ऑफ फाइ, दिस इज √3/2 साइन ऑफ फाइ। 2 to 2 कैंसल। फिर हमने लिखा था ये 1 इक्वल टू कॉस फाइ प्लस √3 साइन फाइ। फिर इसके आगे मैंने आपको दो मेथड बताई थी। आई टोल्ड यू मेथड नंबर 1, एक तो इसको 1 माइनस कॉस फाइ लिख लो इक्वल टू √3 साइन फाइ। मेथड नंबर 1 था कि ये जो एंगल आपको ऑप्शन में दिए है वो डाल के देखो LHS और RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं। राइट? तो ट्राई एंड सॉल्व। इफ आई पुट π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, लेफ्ट हैंड साइड इज हाफ, राइट हैंड साइड व्हाट इज साइन ऑफ 60? √3/2, √3 into √3 3, 3/2। लेफ्ट हैंड साइड हाफ और राइट हैंड साइड 3/2। इक्वल है क्या? नहीं है। तो 2π/3 के लिए करके देखो। 2π/3, हाउ मच इज 2π/3? फर्स्ट ऑफ ऑल 2π/3 60/3 120 होता है वो। cos ऑफ 120 मतलब cos ऑफ 90 प्लस 30। cos ऑफ 90 प्लस 30 इज प्लस की माइनस साइन 30। राइट? वैसे वो माइनस हाफ आता है, टू टेल यू इट इज माइनस हाफ। तो 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हाफ, तो 3/2 और √3 साइन ऑफ 120 इज प्लस हाफ। साइन ऑफ 120 कितना? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे आप बोल रहे हो 3/2, वहां बोल रहे हो √3/2। follow each and every step, even if it is quick, you have to follow. Minus half, 1 minus of minus plus 1 plus half is 3/2, 3/2. √3 sine of 120, sine of 90 plus 30, cos 30 is half, is it? √3/2. √3 और √3/2 is 3/2, 3/2 और 3/2 इक्वल हो गया। तो ऐसे हमने सॉल्व किया था दो मेथड। तीसरा भी बताया था मैंने। थर्ड मेथड आई टोल्ड यू बाय ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और पूरा सॉल्व करोगे, क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। 1 माइनस कॉस फाइ का स्क्वायर, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, राइट? 1 माइनस 2 कॉस फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ इक्वल टू √3 साइन स्क्वायर फाइ। फिर साइन स्क्वायर फाइ की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, पूरा सॉल्व करोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट। तो मेथड 3, मेथड नंबर 1 इज द सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, फेज डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 90, एक ही ऑप्शन है। मेथड नंबर 2, सॉल्व इट लाइक दिस अप टू दिस पॉइंट। फिर जो चार ऑप्शन है, चारों के जो भी वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करके देखो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो दैट इज द
correct option. Clear? So we have already done this twice and I will not give you time to write it twice. So we'll just go ahead with next question. ये भी joke. A simple pendulum of length L and mass m. Bob का जो mass है वो m है. So you have a simple pendulum. Okay, ऐसा. Length of the pendulum is L, mass of the bob is m. Is suspended vertically, suspended from some rigid support. कोई rigid support से suspend किया है इसको vertically. आगे the string makes an angle theta with the vertical. मतलब आपने इसको suspend किया, फिर आपने क्या किया, आपने इसको ऐसा थोड़ा सा displace करके छोड़ दिया. Good. आगे the restoring force acting on the pendulum is simple. तो restoring force तो ऐसा है, मैं इस लेंथ को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं इंटेंशनली, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग. ऑफ कोर्स लेंथ यहां तक ही है उसका. गुड. एक्सटेंड क्यों किया समझेगा. दिस एंगल इज थीटा. गुड. इफ दिस एंगल इज थीटा यू शुड नो वेट mg ऑफ द बॉब. वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ये आ गया आपका वेट mg डाउनवर्ड्स. करेक्ट. राइट. ये थीटा तो ये भी थीटा. वाई. करस्पॉन्डिंग एंगल. गुड. अगर ये थीटा है तो ये mg का कॉस कंपोनेंट है, क्योंकि एंगल को लग के जो होता है वो कॉस होता है. क्यों. बाय डेफिनेशन. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस. एडजेसेंट. एडजेसेंट. कॉस मतलब एडजेसेंट मतलब एंगल को लग के. तो जो दूसरा बचा हुआ होता है वो कॉस को 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, मतलब यहाँ पे होगा. राइट. ये कौन सा है. साइन. mg साइन. लेकिन डायरेक्शन क्या है. माइनस. क्योंकि यहाँ पे माइनस, ये ओरिजिन है तो ये माइनस है, वहां पे प्लस, तो ये माइनस mg साइन. करेक्ट. अब पेंडुलम को, बॉब को आपने यहाँ पे लाके छोड़ दिया. राइट. एंड दिस विल स्टार्ट coming towards mean position because of which force. तो restoring force is तो restoring force acting on the pendulum is minus mg sin theta. राइट. दूसरा फोर्स क्या करता है. टेंशन को बैलेंस करता है. टेंशन कहाँ है. टेंशन यहाँ पे है towards the point of suspension. तो you remember this. mg के दो कंपोनेंट्स, mg cos which is balancing tension and mg sin with negative is providing necessary restoring force. Simple. Next question. Displacement of a particle performing simple harmonic motion is given by, x equal to 8 sin omega t and 6 cos omega t, where distance is in centimeter, time is in second. The amplitude of the motion is 10 centimeter. क्यों. क्योंकि ये x equal to a sin omega t plus 6 cos omega t, मतलब it is of the form x equal to a sin omega t plus b cos omega t. और आपको पता है रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a is 8, 8 का स्क्वायर is 64, 36, 64 plus 36 is 100. 100 का रूट होता है 10. तो ऑप्शन नंबर ए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A point M is suspended at the end of massless wire of length L. Massless wire of length L. एक massless wire है जिसका length L है, उस पे एक point mass. So imagine you have a point mass over here. Point mass M is suspended. Cross sectional area of the wire is A. तो ये जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन है, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन इज सर्कल. तो यू शुड नो कि इसका जो एरिया, आई एम नॉट शोइंग दिस नाउ एनीवेज, तो आपको पता होना चाहिए एनी वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज अ सर्कल.
If y is Young's modulus for the wire, 11th स्टैंडर्ड में देखा था Young's modulus क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेस is force per unit area, tensile strain is change in length upon original length. If y is Young's modulus, then frequency of oscillation for SHM along the vertical line is frequency of oscillation. Simple question. Frequency of oscillation. थोड़ा डिटेल में जाता हूं पहले मैं. First of all, do you remember formula for frequency of oscillation? What is frequency of oscillation? 1/2 pi तो पता है मुझे. M by K या K by M? Sure. Okay, let us say I trust you. It is K by M. Otherwise, omega square is K by M. Omega is root of K by M. Omega is 2 pi times of frequency, root of K by M. Frequency is 1/2 pi root of K by M, which is correct. अब आगे. Before we solve this question, you need to know little bit of elasticity. हमारे पास एक वायर है, वायर के नीचे एक ब्लॉक है, ब्लॉक या पॉइंट मास एक ही काम करते हैं. they do the same thing. जैसे ही आपने लोड लगाया, लोड मतलब वेट, वेट मतलब mg. जैसे ही आपने लोड लगाया, then there is extension produced in the wire. So there is some extension produced in the wire. तो पहले ओरिजिनल लेंथ था L और इतना है एक्सटेंशन. अभी एक्सटेंशन को इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, मतलब we are not going to use it, but anyways I will call this as small l. वायर नीचे मास, मास मतलब लोड मतलब चेंज इन लेंथ. तो एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस स्मॉल l. Then Young's modulus by definition is stress upon strain. कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल. टेंसाइल स्ट्रेस को और एक नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. Then you should know stress is force upon area and strain is change in length upon original length. Then you should know force here is mg. mg अपॉन एरिया. ये अपॉन एरिया को मैं नीचे लिख देता हूं, तो दिस विल गो हियर इन द डिनोमिनेटर. स्मॉल एल और एक कैपिटल एल जाएगा ऊपर. क्लियर यहां तक? आपको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी देखिए क्या चाहिए? के कहां से आता है? रिस्टोरिंग फोर्स से, राइट? तो व्हाट यू शुड नो इज, इसको थोड़ा सा वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इक्वल टू mg. But mg will serve as restoring force. आप बोलोगे ऐसा कैसा रिस्टोर? वो तो उल्टा एक्सटेंड कर रहा है ना. रिस्टोर तो रिस्टोर करना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो एक्सटेंड कर रहा है. तो इसके लिए मैंने बोला कि इलास्टिसिटी का थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए. जब आप एक वायर को स्ट्रेच करते हो तो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द वायर, यू नीड टू अंडरस्टैंड. जब तक आपने इस वायर को स्ट्रेच नहीं किया था, तो यू नो कि वायर में होते हैं एलिमेंट्स, एटम्स, आयन्स, जो भी होगा वो, राइट? अब मान लो कि मैंने इस वायर को एक एंड पे कर दिया फिक्स और दूसरे एंड से मैं लगा रहा हूं फोर्स. अब होगा क्या कि ये फोर्स की वजह से ये वायर में प्रोड्यूस होगा एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन की वजह से ये जो आपके पास एटम्स थे, इसके जो एटम्स थे ये जाएंगे दूर दूर. सो दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हेन दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर देयर इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? When there is displacement between atoms, there is attractive force between atoms. जाने नहीं देंगे तुझे, राइट? तो वो जो जाने नहीं देंगे तुझे फोर्स होता है, वो जितना ये फोर्स होता है उतना ही डेवलप होता है. तो जितना डिफॉर्मिंग फोर्स है
जो लेंथ को, वॉल्यूम को या शेप को चेंज करता है उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग, बिकॉज इट्स नॉट फॉर्मिंग, इट इज डिफॉर्मिंग, क्योंकि वो फॉर्मेशन के तो काम नहीं आया, चेंज करने के काम में आया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा है? mg। तो रिस्टोरिंग कितना प्रोड्यूस होगा? mg। इसके लिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं mg इक्वल टू, बट रिस्टोरिंग मतलब के x, यहाँ पे x क्या है? l, राइट? x is l here, x was displacement, यहाँ पे भी displacement कितना हुआ? l। तो you will write this as y a l l mg is here, cancel and cancel, तो आपको मिल गया k, जो फोर्स कांस्टेंट आपको चाहिए था। तो फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ k बाय m, k बाय m, और k आपके पास है, के अभी अभी आपने फाइंड किया अंडर रूट ऑफ वाई ए, ये कैपिटल एल, तो वाई ए कैपिटल एल, वाई ए वाई कैपिटल एल इक्वल टू के। तो ये देखोगे आप वाई ए अपॉन कैपिटल एल, और एम तो वहां पे था ही, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट ऑफ वाई ए बाई एम एल, है क्या? 1/2 पाई root of y a by ml, option number A. So that is the end of today's session, and as well as CET level preparation for oscillations.